दिवाली का त्योहार आने वाला है और मालती जी जिस वृद्ध आश्रम में रहती हैं वहाँ की साफ सफाई चल रही थी। वहाँ के सारे कर्मचारी और वहाँ रह रहे सभी लोग साफ सफाई करने में जुटे हुए थे। वृद्ध आश्रम तो क्या, सारे देश में दिवाली के त्योहार में घरों में साफ सफाई होती है। मालती जी साफ सफाई करते करते सोच रही थी कि वह भी अपने घर को दिवाली पर इसी तरह से साफ सफाई करके सजाया करती थी, लेकिन बेटे बहू ने उन्हें बोझ समझकर वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया। 25 साल पहले उन्होंने अपने बेटे की शादी सुमन नाम की लड़की से की थी। वह देखने में सुंदर, पढ़ी लिखी और कामकाजी लड़की थी। जब वह घर में बहू बनकर आई तो वह फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि बहू भी उन्हें अपनी माँ समझती थी। मालती जी के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। जब तक बेटी की शादी नहीं हुई तब तक बहू अपनी सास के साथ अच्छे से पेश आती थी, लेकिन जब उनकी बेटी की शादी हुई और वह अपने पति के साथ अमेरिका में रहने लगी, वह साल में एक बार ही आ पाती थी। अब मालती जी के घर में एक पोता और एक नाती हो चुका था। वक्त बीतता गया, धीरे धीरे नाती और पोता दोनों बड़े हो चुके थे। वह पढ़ लिख कर नौकरी करने लगे। नाती तो अमेरिका में ही रहता था, तो अपनी माँ के साथ साल में एक बार ही आता था, लेकिन पोता हमेशा अपनी दादी मालती जी के पास ही रहता था। मालती जी भी उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता उनकी बहू का रवैया अपनी सास के प्रति खराब होता गया। वह अपनी सास पर चिढ़ा करती थी, बात बात पर उन्हें सुना दिया करती थी। सुमन की सास मालती जी की उम्र बढ़ती जा रही थी। अब उनसे घर का कोई काम नहीं होता था, इसलिए सारे घर की जिम्मेदारी सुमन पर ही आ गई थी। मालती जी के पति की मृत्यु खाई से गिरकर हो गई थी। जब मालती जी और उनके पति दीनानाथ जी वैष्णो देवी की यात्रा पर गए हुए थे तो पहाड़ पर से उनका पैर फिसल गया और वह जाकर खाई में गिर गए। उनके शरीर का कोई पता नहीं चला। बेचारी ऐसे ही अपने घर लौट आई और उनके दिन रोते रोते कट रहे थे। अक्सर दीनानाथ जी कहा करते थे, मालती, मेरे जाने के बाद ही तुम राज करोगी, लेकिन उनका कहा सच नहीं हुआ। राज करना तो दूर, उन्हें 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। उन्होंने अपने बेटे को एक बिजनेसमैन बनाया। उनका बेटा तरक्की करके एक कंपनी खोली। अब वह उसे कंपनी का मालिक था और वहाँ हजारों कर्मचारी काम करते थे। अब मालती जी का पोता करण अपने पापा की कंपनी में सहयोग करता था। उधर दूसरी ओर उनका नाती साहिल अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। उसका जब मन करता था तो वह अपनी नानी से बात किया करता था। कुछ दिनों से उसकी बात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसकी मामी ने अपनी सास को वृंदावन में छोड़ दिया था और उनका मोबाइल फ़ोन भी अपने पास रख लिया था। जब उसने अपनी मामी के फ़ोन पर कॉल किया तब उसकी मामी ने बताया कि माजी का मोबाइल ख़राब हो गया है और वह अपनी दूर की चचेरी बहन के घर उससे मिलने गई हुई हैं। जब वह आएंगी तब उनसे बात करवा दूंगी। यह सुनकर साहिल ने फ़ोन रख दिया। अब उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। उसने 2-4 बार इंडिया फ़ोन करके अपनी मामी से पूछा तो उन्होंने हर बार अलग अलग ही बताया। अब उसे अपनी मामी पर कुछ शंका हुई। उसका मन कर रहा था कि वह इंडिया जाकर इस बारे में पता करे और उसने यही किया। उसने इंडिया का टिकट बुक किया और
पहली फ्लाइट पकड़कर बैठ गया। साहिल फ्लाइट में बैठे बैठे सोच रहा था, नानी मुझे अचानक अपने सामने देखकर कितनी खुश हो जाएंगी। वह तो फूली नहीं समाएंगी और उन्हें जब मालूम होगा कि मेरा ट्रांसफ़र कुछ दिनों में इंडिया में हो जाएगा, तब वह तो खुशी के मारे नाचने लगेंगी। अपनी नानी के बारे में सोचते सोचते साहिल कब इंडिया पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। जब साहिल अपने घर पहुंचा, उसने जैसे ही घर की डोरबेल बजाई, दरवाज़ा उसके ममेरे भाई ने खोला। जब अंदर पहुंचा तो देखा मामा मामी खाना खा रहे थे, लेकिन नानी कहीं नहीं दिख रही थी। सुमन का तो जैसे रंग ही उड़ गया था। जब उसने अपनी नानी के बारे में पूछा तो सुमन ने एक नया बहाना बना दिया कि वह इतनी हड़बड़ा गई कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने पहले क्या कहा था। वह साहिल को देखकर बोली, अरे बेटा, आप अचानक यहाँ? अपने आने से पहले बताया नहीं कि आप आने वाले हो। अरे बता दिया होता तो आपके मामा आपको लेने के लिए एयरपोर्ट भेज देती। साहिल ने कहा, मेरा नानी से बात करने का मन हो रहा था, बात नहीं हो पा रही थी, इसलिए मिलने चला आया। साहिल अपनी मामी से कहने लगा कि मेरी कंपनी की एक शाखा यहीं इंडिया में आ गई है, इसलिए हम सब इंडिया वापस आ रहे हैं और यहीं रहकर अपनी जॉब करेंगे। यह सुनते ही सुमन एकदम से सकपका गई। दरअसल मैं नानी को सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं भारत वापस आ रहा हूँ। अच्छा मामी, आप उस जगह का नाम बता दो जहाँ नानी गई हुई हैं, मैं उनको वहाँ से लेकर आता हूँ, तब सब मिलकर मज़े करेंगे। तब उसकी मामी सुमन ने बताया कि नानी आगरा गई हुई हैं। इतना सुनते ही साहिल अपनी नानी को लेने आगरा के लिए निकल पड़ा। जब वह मथुरा पहुंचा तो उसे रास्ते में एक वृद्ध आश्रम दिखा। वहाँ बहुत से वृद्ध आदमी औरत बाहर बगीचे की साफ सफाई कर रहे थे। उसे ऐसा लगा कि वहाँ उनकी नानी जैसी एक औरत है। तब उसने उन्हें गौर से देखा। वह काफ़ी बुजुर्ग लग रही थी। एक सफ़ेद रंग की साड़ी पहने हुए, चेहरे पर झुर्रियाँ लिए साफ सफाई करने में लगी हुई थी। तब वह पास जाकर देखा कि वह तो उसकी नानी ही हैं। उसने आवाज़ लगाई, नानी माँ, नानी माँ। नाम सुनते ही मालती जी एकदम से पीछे मुड़ी और अपने नाती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए और दौड़कर अपनी नानी के गले लग गया और उसकी नानी फूट फूट कर रोने लगी। अपने नाती को देखकर उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। बड़े ही प्यार से मालती जी ने अपने नाती के चेहरे को सहलाकर उसे खूब प्यार किया और उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। लेकिन साहिल के दिमाग में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। वह बोला, नानी माँ, आप बिल्कुल अब चिंता मत कीजिए, आपका नाती वापस आ गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। साहिल अपनी नानी को कार में ले जाकर बिठाया। पहले उन्हें अच्छे से हाथ मुंह धुलाकर पानी पिलाया। फिर उसने अपनी नानी माँ से पूछा, नानी माँ, आप तो अपनी किसी दूर की बहन के यहाँ गई हुई थी, तो फिर यहाँ पर कैसे आ गई? आज आप कुछ मत छुपाइएगा, मुझे सारी बात सच सच बताइए। आखिर आपकी यह हालत कैसे हो गई? घर पर मामा मामी तो बोल रहे थे कि आप अपनी बहन के घर गई हुई थी। मैं भी आपको कितने दिनों से फ़ोन लगा रहा था, पर हर बार आपका फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। मैं तो यहाँ आपको सरप्राइज़ देने आया था, लेकिन यहाँ आकर मैं हो गया। तभी नानी ने रूंधे गले से कहा, बेटा
जब से मैं बीमार रहने लगी हूँ और मुझे घर का कोई काम नहीं होता, तब से तेरी मामी मुझे परेशान करती है, क्योंकि घर का सारा काम उसे करना पड़ता है। और बेटा, तुम तो जानते ही हो, तेरे नाना जी के पास जितनी भी जमा पूंजी थी वह उन्होंने बच्चों की शादी करने में लगा दी। अपने बुढ़ापे के लिए कुछ भी पैसे जोड़कर नहीं रखे थे। जब तक वह थे तो कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर लिया करते थे, लेकिन जब तेरे नाना जी के जाने के बाद मेरी दवाइयाँ के लिए और छोटी छोटी ज़रूरत के लिए पैसे चाहिए होते थे तो तेरे मामा मामी के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे और उनको तो दवाई के लिए पैसे देने में भी दिक्कत आ जाती थी। सुमन बहू जब देखो दिन रात बस शॉपिंग में लगी रहती थी, किटी पार्टियां कर रही थी, होटल में खाना, नए नए कपड़े पहनना। उसके खर्चों से तो तेरे मामा को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जहां मेरी दवाइयों की बात आती वहीं घर में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाया करता था। पहले तो घर में बहू थोड़े बहुत काम करवाया करती थी, लेकिन फिर बाद में बोलने लगी, अगर काम नहीं करोगी तो खाने को नहीं मिलेगा, मुफ्त में बैठे बैठे मैं आपको रोटियां नहीं दूंगी। इस पापी पेट को भरने के लिए तेरी मामी की हर बात मुझे माननी पड़ती थी। धीरे धीरे करके उसने घर के सारे काम मेरे ऊपर छोड़ दिए। वह सिर्फ तेरे मामा और अपने बेटे के लिए खाना बनाती थी, बाकी घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, साफ सफाई जैसे सारे काम मुझे कराया करती थी। और खाने के नाम पर जो रात का बासी कुसी कुछ बच जाया करता था वह भी सुमन बहू ताने सुना कर देती थी। मेरे दांतों में बहुत तकलीफ हो रही थी और ठंडी बासी रोटी मेरे दांतों से खाई नहीं जा रही थी, तो मैंने अपने लिए जरा सी दलिया बना ली तो तेरी मामी ने मुझे धक्का देकर स्टोर रूम में बंद कर दिया। बुढ़िया चुपचाप पड़ी रहे यहाँ पर, जब देखो तब तुम्हारा मन खाने के लिए छटपटाता रहता है। अब देखती हूँ कहाँ से खाएगी दलिया। अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो अपने लिए दलिया बना रही थी। ना जाने इतनी सी बात के लिए बहू ने मुझे इतना सुना दिया और कहने लगी, मर क्यों नहीं जाती, कब तक मेरी छाती पर मूंग दलती रहोगी। अब चुपचाप पड़ी रह स्टोर रूम में, क्योंकि वहीं तो ठिकाना था मेरा। मैं रोती जा रही थी, तब बहू ने कहा कि चुप हो जा, वरना धक्के मार कर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। और तेरे मामा को तो मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह तो हमेशा सुमन का ही साथ देता था। और यह कहते कहते नानी माँ फूट फूट कर रोने लगी। तब साहिल नानी माँ की आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए कहने लगा, नानी और क्या क्या किया मामा और मामी ने आपके साथ, आज मुझे सारी बात खुलकर बता दीजिए। बेटा मेरे ऊपर क्या गुजरती है यह सिर्फ मैं ही जानती हूँ। 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी, कभी कभार तो 1 गिलास पानी पीकर ही पूरा दिन निकालना पड़ता था। एक दिन मैंने बहू से कहा, बहू मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही है, थोड़ी सी दलिया बना दो। थोड़ी सी दलिया मांगने पर ही बहू ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया और कहने लगी, कोई काम धंधा तो करती नहीं हो, बस बैठे बैठे खाने के लिए चाहिए। जब देखो मेरी छाती पर मूंग दलती रहती हो, जब देखो आए दिन तो बीमार पड़ी रहती हो। कभी कहती हो मेरी दवाइयाँ ला दो, कभी कहती हो मेरे लिए खिचड़ी बना दो। अरे घर को होटल समझ रखा है क्या आपने मुझे? जो
आपने आर्डर दिया और मैंने पूरा कर दिया। अरे मुझसे नहीं होगी आपकी सेवा, चली क्यों नहीं जाती हमारे घर को छोड़कर, खुद भी शांति से जियो और हमें भी जीने दो। तभी बहू बेटे से बोली, आप इन्हें कहीं क्यों नहीं छोड़ आते हो, मैं आपकी माँ की सेवा नहीं कर सकती। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मेरा बेटा उसे अभी जोरदार थप्पड़ लगाकर कहेगा, यह मेरी माँ है, इनके बारे में ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन बेटा मैं तो हैरान ही रह गई यह देखकर कि बेटा तो बहू की हर बात सही लगती थी। बेटा बहू से तो क्या शिकायत करें जब बेटा ही अपना ना रहा। कुछ दिनों के बाद तुम्हारा मामा एक दिन मेरे पास आया और कहने लगा, माँ आप घर में रहते रहते परेशान हो जाती हो, चलो आपको वृंदावन में बाके बिहारी के दर्शन करवा लाता हूँ। मैंने भी सोचा चलो ठीक है, जब बेटा मुझे घुमाने के लिए ले जाना चाहता है तो मैं भी मना नहीं किया। मैं सुबह तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आई। तब बेटे ने कहा, माँ अपने बैग पैक कर लिया कि नहीं? तब मैंने पूछा, हाँ बेटा 2 जोड़ी कपड़े रख लिए हैं। बेटे ने कहा, माँ आप अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ और दवाइयाँ सब कुछ रख लीजिए क्योंकि टूर लंबा है, आने में वक्त लगेगा। मैं दोबारा अपने कमरे में बैग लेकर गई और कुछ और सामान लेकर आ गई। जब बेटा बैग को लेकर कार में रख आया, बेटे के मुंह से इतनी प्यार भरी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे बेटे को मुझ पर रहम आ गया है और वह सचमुच मुझे घुमाने के लिए ले जाना चाहता है। अपने बेटे का यह प्यार देखकर मेरा दिल भर आया। हम लोग वृंदावन के लिए चल दिए। 2-4 घंटे के बाद हम वृंदावन पहुंच चुके थे। हम लोगों ने बाके बिहारी मंदिर के दर्शन किए और मंदिर से बाहर निकल कर आए जहाँ पर एक बगीचा था। मेरे बेटे ने मुझसे कहा, माँ आप इस गार्डन में बैठ जाओ, मैं आपके लिए प्रसाद लेकर आता हूँ क्योंकि वहाँ भंडारा चल रहा है। मैं वहीं पर बैठ गई। यह कहकर बेटा वहाँ से चला गया। मैं बैठे बैठे उसका इंतज़ार करती रही पर वह लौटकर वापस नहीं आया। वहाँ पर बैठे बैठे हमें दोपहर से रात हो गई लेकिन उसका कुछ भी अता पता नहीं था। गार्डन में घबराई हुई बैठी थी। आने जाने वाले लोगों से अपने बेटे के बारे में पूछ रही थी। तभी घबराहट और बेचैनी की वजह से मुझे चक्कर आने लगे और वह वहीं बेंच पर ही सो गई। जब होश आया तो देखा सुबह हो चुकी थी और फिर मुझे समझते देर नहीं लगी कि बेटा मुझसे छुटकारा पाना चाहता था। इस बेसहारा बूढ़ी माँ अनजान शहर में छोड़कर चला गया है। सुमन ने जो उस दिन कहा था उसे सच करके दिखा दिया। अपने मामा मामी की करतूत सुनकर साहिल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मालती की आंखों में आंसू बहाती हुई बोली, बेसहारा छोड़ने से पहले उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, बेसहारा अनाथों की तरह छोड़कर चला गया। मालती जी साहिल के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते कह रही थी, आखिर हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई थी? अरे तुम्हारे नाना के जाने के बाद भी मैंने उसके साथ क्या क्या नहीं किया और तुम्हारे नाना ने तो सब उसके नाम वसीयत करवा दिया है। बेटा अब ना मेरे पास पैसे थे और ना घर था, बस तेरे नाना के बनवाए हुए ये सोने के कंगन थे जिस पर भी सुमन बहू की नज़र थी। उस बगीचे में मुझे रोता हुआ देखकर एक आदमी ने पूछा, माँ जी मैं देख रहा हूँ आप यहाँ सुबह से बैठी बैठी रो रही हैं। तब मैंने उसे सारी बात बता दी। उसने कहा, माँ जी यह तो यहाँ पर आए दिन होता ही रहता है, यह कोई नई बात नहीं है।
तब मैंने उससे कहा, बेटा अब मैं क्या करूँगी। तब उसने मुझसे कहा, माँ जी अगर मैं आपको एक सलाह दूं तो आपको सही लगे तो मान लेना। मैं आपको मथुरा के एक वृद्ध आश्रम में छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर कुछ समय पहले काम किया करता था। वहाँ का आश्रम बहुत अच्छा है और आप जैसे लोगों के लिए बनाया गया है, जिनके बेटे और बहू उन्हें छोड़कर चले जाते हैं या उन्हें बेसहारा करने के लिए छोड़ देते हैं। तब वह आदमी मुझे इस वृद्ध आश्रम में छोड़कर चला गया। तब से मैं यहीं अपना जीवन गुजार रही हूँ। बात करते करते नानी माँ फिर से रोने लगी। रोते रोते उनका गला सूख गया, उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। नानी की ऐसी हालत देखकर साहिल घबरा गया। फिर उसने बोतल से थोड़ा सा पानी लेकर मालती जी को पिलाया। साहिल कहने लगा, नानी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आपको जितनी तकलीफ़ सहनी थी आपने सह ली, अब तकलीफ़ सहने की बारी मामा मामी की है। साहिल गुस्से से आग बबूला हो गया था। साहिल ने अपनी नानी से कहा, नानी आप चिंता मत कीजिए, अब आपका नाती आ गया है। नानी अब हम लोग अपने घर चलेंगे। घर जाने की बात सुनकर नानी माँ थोड़ी सी डर गई, क्योंकि वह इस माहौल में वापस नहीं जाना चाहती थी, जहाँ उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। उनके अंदर और अपमान सहने की हिम्मत नहीं थी। तभी साहिल बोला, नानी जी आप डरिए मत, वह घर आपका और नाना जी का है। बात करते करते नानी माँ फिर से रोने लगी। रोते रोते उनका गला सूख गया था, उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। नानी की ऐसी हालत देखकर साहिल घबरा गया। फिर उसने बोतल से थोड़ा सा पानी लेकर मालती जी को पिलाया। साहिल कहने लगा, नानी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। नानी आपको जितनी तकलीफ़ सहनी थी आपने सह ली, अब तकलीफ़ सहने की बारी मामा मामी की है। साहिल गुस्से से आग बबूला हो रहा था। साहिल ने अपनी नानी से कहा, नानी आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, अब आपका नाती आ गया है। नानी अब हम लोग अपने घर चलेंगे। घर जाने की बात सुनकर नानी माँ थोड़ी सी डर गई, क्योंकि वह इस माहौल में वापस नहीं जाना चाहती थी, जहाँ उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। उनके अंदर और अपमान सहने की हिम्मत नहीं थी। तभी साहिल बोला, नानी जी आप डरिए मत, वह घर आपका और नाना जी का है। उस घर से आपको कोई नहीं निकाल सकता। पराए तो वह लोग हैं जो आपके घर में रह रहे हैं। अगर किसी को घर छोड़कर जाना है तो वह लोग जाएंगे, आप नहीं। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ। तब साहिल वृद्ध आश्रम के अंदर गया और वहाँ की कागजी कार्रवाई को पूरा किया और अपनी नानी के साथ गाड़ी में बैठकर अपने मामा जी के घर पहुँचा। वहाँ जैसे ही अपने मोहल्ले में पहुँचा, मामा जी के घर के बाहर ही बहुत चहल पहल लग रही थी। उसे लगा कि कुछ तो चल रहा है। वह गेट के पास जाकर खड़े होकर देखता है कि वहाँ पार्टी चल रही थी। डीजे नाच गाना सब चल रहा था, क्योंकि मामा मामी के बेटे का बर्थडे था और वहीं की पार्टी चल रही थी। सारे नाते रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी आए हुए थे। सब मज़े कर रहे थे, डीजे पर थिरक रहे थे, जाम पर जाम टकराए जा रहे थे। यह सब देखकर साहिल बहुत परेशान था। कैसे लोग हैं जिन्हें अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। अब उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसका इरादा और भी पक्का हो गया था।
वह अपने मामा और मामी को सबक सिखाना चाहता था। पहले अकेले ही घर के अंदर गया। उसने अपनी नानी को गाड़ी में ही छोड़ आया। सबसे पहले बहुत तेज़ बज रहे डीजे सिस्टम को बंद करवाया। तब सुमन ने कहा कि म्यूजिक क्यों बंद हो गया? तब साहिल ने कहा कि मैंने बंद करवाया है। सुमन ने कहा, यह क्या बदतमीजी है साहिल, तुमने क्या मेरी खुशी देखी नहीं जाती है? तब साहिल ने कहा कि आप अपनी खुशी अच्छे से मनाएं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप मुझे यह बताओ कि मेरी नानी इस समय कहाँ है, क्योंकि मैं वहाँ गया था तो वह वहाँ नहीं मिली। तभी उसका मामा बोला, तुम्हें कितनी बार बताएं कि वह अपनी बहन के घर गई हुई हैं, लेकिन उस दिन मामी ने तो कहा था कि वह 4 धाम यात्रा पर गई हुई हैं। हर बार एक नया बहाना आप लोग बना रहे हैं। आप साफ साफ क्यों नहीं बताते कि मेरी नानी माँ कहाँ है? यह सुनकर साहिल का मामा घबरा गए। धीरे धीरे करके साहिल के सब्र का बांध टूट रहा था और उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इसलिए वह अपने मामा पर चिल्लाते हुए बोला, कितना झूठ बोलोगे आप दोनों? अरे सच सच क्यों नहीं बता देते? आपने उनको धोखे से घर से बाहर निकाल दिया है। तभी साहिल ने अपनी नानी को आवाज़ लगाया, घर के अंदर बुलाया। अपनी माँ को देखते ही सुमन और उसके पति के पैरों तले जमीन सरक गई। घर में घुसते ही नानी ने अपने बेटे के गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। घर में मौजूद सभी मेहमान यह नज़ारा देख रहे थे। जो लोग अभी तक उनसे हंसकर बातें कर रहे थे और उनकी पार्टी का आनंद ले रहे थे, वह सब लोग उसे घृणा भरी नज़रों से देख रहे थे। तभी सुमन और उसके पति के एक दोस्त ने कहा, दोस्त मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे जिस माँ ने तेरे लिए सब कुछ किया, तू उस माँ को घर से निकाल दिया। यार तूने यह काम बहुत खराब किया है। तू जैसे दोस्त से अच्छा कि मेरे कोई दोस्त ही ना हो। मुझे तुम जैसे दोस्त के साथ दोस्ती नहीं रखनी है जो अपने बड़ों का आदर और सम्मान ही ना कर सके। यह कहकर सारे दोस्त अपने अपने घर चले गए। थोड़ी ही देर में वहाँ पर पुलिस भी आ गई। तब साहिल ने, इंस्पेक्टर साहब, यही वह लोग हैं जिन्होंने मेरी नानी माँ का जानवरों से भी बदतर हाल कर दिया है। इन्हीं के घर से धोखे से निकाल कर छोड़ दिया। इस घर में मेरे मामा मामी ने कब्जा कर रखा है। वह मेरे नाना जी और नानी का है। जैसे ही सुमन और उसके पति ने पुलिस को देखा तो वह थर थर कांपने लगे, मानो जैसे काटो तो खून नहीं। उन्हें तो दिन में तारे नजर आने लगे। अब वह दोनों तुरंत अपनी माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने में ही भलाई समझी और बोले, माँ हमें माफ़ कर दीजिए, नादानी में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब मालती जी ने कहा, जो गलती तुम लोगों से हुई है उसके लिए मैं तो क्या, भगवान भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। अब मेरा केवल एक ही बच्चा साहिल है। तब पुलिस वाले ने कहा कि अब यहाँ बातें करने की और माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो तुम्हें जेल तो जाना ही पड़ेगा। और पुलिस उन्हें पकड़कर ले ही जा रही थी कि सुमन कपकपाती हुई आवाज़ में बोली, प्लीज़ माँ हमें सुधरने का एक मौका दीजिए। इतनी कठोर दिल मत बनिए। आप भी एक माँ, हमें अगर पुलिस पकड़ कर ले गई तो हमारे बेटे का क्या होगा? माँ हमें भी सुधरने का एक मौका तो ज़रूर मिलना चाहिए।
हमारे लिए नहीं लेकिन हमारे बच्चे के लिए ही सही हमें एक मौका दे दीजिए। इतनी कठोर दिल मत बनिए, आप भी एक माँ हैं। हमें अगर पुलिस पकड़ कर ले गई तो हमारे बेटे का क्या होगा? माँ, हमें भी सुधरने का एक मौका तो ज़रूर मिलना चाहिए। हमारे लिए नहीं लेकिन हमारे बच्चे के लिए ही सही हमें एक मौका दे दीजिए। तभी पुलिस सुमन और उसके पति को पकड़कर ले जाने लगी। तभी मालती ने पुलिस इंस्पेक्टर को रोक दिया और कहा, अपनी शिकायत वापस लेती हूँ। यह सुनते ही दोनों खुश हो गए। फिर मालती जी ने कहा, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि मैं तुम्हें माफ़ कर दिया। तुम्हें यह नया जीवन सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे मैं बच्चे की वजह से दे रही हूँ। मैं नहीं चाहती तुम्हारी गलती की सज़ा तुम्हारे बच्चे को मिले। मैं तुम्हारे बेटे से उनके माँ बाप का साया नहीं छीनना चाहती, लेकिन भगवान से दुआ करना तुमने जो हमारे साथ किया, कहीं बड़ा होकर तुम्हारा बेटा तुम्हारे संग वह ना करे। और हाँ, हो सके तो अपने बुढ़ापे के लिए थोड़े से पैसे जोड़कर ज़रूर रखना। जो गलती हमने की वह तुम मत करना, क्योंकि जब वही बच्चे जिनके ऊपर हम अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर देते हैं, वही हमें एक वक्त की रोटी के लिए भी तरसा देते हैं। तभी साहिल भड़कते हुए बोला, नानी माँ, आपको माफ़ ज़रूर कर दिया है, लेकिन आपको इस घर में रहने की परमिशन नहीं है। आप अभी के अभी अपना सामान पैक करो और निकल जाओ हमारे इस घर से। आपका साया भी मैं अब इस घर में नहीं पड़ने दूंगा। इतने में सुमन अपनी सास के पैरों में गिरते हुए बोली, माँ जी, हम कहाँ जाएंगे? ज़रा तो सोचिए, हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। तभी साहिल बोला, आपने नानी माँ को वहाँ वृंदावन में छोड़ने से पहले यह सब सोचा था? भाभी, अब इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। आपको यह घर छोड़कर जाना ही होगा। दोनों पति पत्नी माँ और साहिल के आगे एक न चली और उन दोनों को उनका घर छोड़कर जाना ही पड़ा। अब साहिल और मालती जी खुशी खुशी उस घर में रहने लगे। कुछ दिनों बाद साहिल के माँ पापा भी भारत आ गए और वह भी अपने गांव वाले घर में रहने लगे। अम्मा और बेटी का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। साहिल भी अपनी कंपनी में जॉब करने लगा और इस कंपनी में एक काम कर रही लड़की से उसकी दोस्ती हो गई और वह उससे शादी करना चाहता था। यह बात उन्होंने अपनी नानी से बताई। नानी और माँ ने मिलकर अपने बेटे के लिए उस लड़की को पसंद किया और उसकी धूमधाम से शादी कराई। अब घर में नई बहू आ चुकी थी। घर में खुशियों का माहौल था। सब हंसी खुशी रह रहे थे। साहिल की पत्नी के कोई दादी नहीं थी, इसलिए वह उनसे बहुत प्यार करती थी और उनके मन लगाकर सेवा करती थी। इस तरीके से उनकी ज़िंदगी की गाड़ी चल रही थी और अब मालती जी खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो या फिर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी नई नई वीडियो आप तक पहले ही पहुंचती रहें।